दोस्तों आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट। अब यूं तो ये पर्टिकुलर एक्ट बहुत नया है और अभी अभी इंडियन गवर्नमेंट ने इसे नोटिफाई किया है। पर ये आम लोगों को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये आम लोग के जीवन पे भी असर करता है। दोस्तों डिजिटल पर्सनल डेटा ये ऐसा टर्म है, आपको पता है कि आज अगर हम देखें तो इंस्टाग्राम आपका पर्सनल डेटा लेता है। आपकी कोई भी आप सर्विसेज यूज करने जाते हो तो उस केसेस में आपका डेटा यूज होता है। डेटा कैसा हो सकता है? डेटा दोस्तों कुछ भी हो सकता है, मतलब आपकी सिंपल नेम से लेकर के एज डिटेल, आप मेल है या फीमेल है, आपकी पर्सनल चॉइसेस क्या है, ये सारा पर्सनल डेटा में आता है। आपने देखा होगा कि अक्सर जब भी आप इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे हैं, आप धोखे से या जानबूझकर किसी भी कंपनी वेबसाइट में आप क्लिकिंग करते हैं। लेट्स से आप कोई भी ई कॉमर्स की वेबसाइट में क्लिक करते हैं और आप देखते हैं कि सडनली या तो आपकी फीड में उस तरह का आने लगा है या फिर उन लोग आपसे नंबर लेकर के या फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स ट्रैक करके आपको डायरेक्टली व्हाट्सएप में मैसेज करने लगते हैं कि आपके लिए ये सर्विसेज बहुत ज्यादा यूजफुल है या फिर आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट से ये पर्टिकुलर शॉपिंग करते हैं तो आपको फायदा होगा और आपके मनपसंद की चॉइसेस मिलेंगी। दोस्तों ये चीज बहुत इजी लग रही है और आपको लग रहा है कि यार क्या मतलब ठीक तो है, मेरा टाइम बच रहा है, बट इसे डेटा थेफ्ट भी बोला जाता है कि आपकी मर्जी के बिना आपके डेटा को यूज करके आपकी पर्सनल चॉइसेस बताया जा रहा है। अब इसकी कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज्यादा भयानक भी हो सकते हैं, इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने स्टेपिंग किया और लाए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन। अब मेरे लिए ये बहुत ईज़ी होगा कि मैं आपको एक-एक सेक्शन को टेक्निकल तौर पे समझाऊँ, बट उससे आपका पर्पस सॉल्व नहीं होगा। इसलिए मैं मेजर 6 से 7 ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में ज़रूरी है और आपको ध्यान देने वाली है आपके राइट से रिलेटेड। एज़ अ लेमैन लैंग्वेज क्या हो सकता है डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट? आइए जानते हैं। दोस्तों डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, सबसे पहले तो आप इसे ये समझिए कि जो भी आपकी पर्सनल डेटा है, अब नॉन पर्सनल डेटा में ये पर्टिकुलर एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। तो पर्सनल डेटा क्या हो सकता है? देखिए पर्सनल डेटा हो सकते हैं कि आपसे जुड़ी हुई डिटेल, किसी भी इंडिविजुअल से जुड़ी हुई डिटेल, जैसे कि मैंने बताया कि उनका नेम, एज, उनका सेक्स, उनका बेसिकली उनकी रिलेटिव डिटेल, जो भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं इंडिविजुअल लेवल पे, वो सारी पर्सनल डेटा पे आते हैं। आउट ऑफ द पर्सनल डेटा हो सकता है एंटिटी डिटेल, जैसे मान लीजिए कि अगर आप कोई कंपनी रन कर रहे हैं तो वो कंपनी की डिटेल्स को पर्सनल डेटा में कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपकी कंपनी रिलेटेड डेटा को थेफ्ट फील करता है तो उसके लिए कोई लॉ है, उसके लिए अदर लॉज है लेकिन वो इस पर्टिकुलर एक्ट के अंदर नहीं आए। तो ये चीज क्लियर होती है कि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट कब लगता है, जब आपका पर्सनल डेटा स्पेस में आता है। अब आपका पर्सनल डेटा स्पेस कहाँ कहाँ आ सकता है? जैसे आप इंस्टाग्राम यूज कर रहे हैं, आपने को अपने यूजर नेम, आप उसमें अपनी बेसिक इंफॉर्मेशन डालते हैं जैसे डेट ऑफ बर्थ, एज, आपका आप मेल है कि फीमेल है, ऐसी ही कई सारी डिटेल्स आप उसमें डालते हैं, तो वहां पे आपका डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट लगता है। पर क्वेश्चन ये है, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या अगर लेट्स से आप किसी घर में किसी ऑफिस में है और वहां आपके पास कोई आता है कि मतलब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के लिए या फिर वोटिंग पर्पज से कि आप अपनी नेम और एज लिखवा दीजिए। वोटिंग सर्वे होते हैं, कई तरह के सर्वे होते हैं जिसमें वो लोग आपके पास आकर के आपकी फैमिली डिटेल्स पूछते हैं और उसे एक रजिस्टर में एंट्री कर लेते हैं। तो क्या रजिस्टर में एंट्री करने पर भी आपके लगेगा, मतलब उनके लग सकता है अगर वो लोग डेटा थेफ्ट करते हैं तो? जी नहीं, जब तक इसे फिजिकल डॉक्यूमेंट्स में लिखा जा रहा है तब तक नहीं लगेगा, बट लेट्स आप उनको खोल करके अपनी आईडी दिखाते हैं, देन दे क्लिक द पिक्चर आउट ऑफ इट, तो वो कहाँ ट्रांसफर हो गया? एक सॉफ्टवेयर में ट्रांसफर हो गया, देन डिजिटल पर्सनल एप्लीकेबल हो जाएगा। फिजिकल डॉक्यूमेंट में अगर डेटा थेफ्ट होता है उसके लिए दूसरे लॉज हैं, वो जनरली क्रिमिनल लॉज के अंडर जाते हैं। तो ये हुई पहली बात। अब डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में दो तीन बहुत मेजर टर्म है जिसके बारे में हम डील करने वाले हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है डेटा फिड्यूसरी। अब देखिए डेटा फिड्यूसरी आमतौर पे समझ लीजिए जितनी भी कंपनी है सब डेटा फिड्यूसरी है। डेटा कंट्रोलर, अब डेटा कंट्रोलर एंड डेटा फिड्यूसरी एक ही है, लगभग ये मान लीजिए कि अगर इंटरनेशनल कंपनी है तो वो डेटा कंट्रोलर हो जाती है। डेटा प्रोसेसर, जिनके पास राइट है प्रोसेस करने का डेटा। अब ये सब चीजें आई नो दैट इट इज बीइंग टू कॉम्प्लिकेटेड, तो इसे ऐसा समझिए कि जिसके पास पर्पस और मीन्स है कि डेटा किस तरह यूज किया जाएगा, उसे डेटा फिड्यूसरी या डेटा कंट्रोलर बोल दिया जाता है।
वेयर एज जो दूसरे की डायरेक्शन में सिर्फ और सिर्फ वैसे प्रोसेस कर रहे हैं डेटा को, उसे डेटा प्रोसेसर बोल दिया जाता है। ठीक है, इसे ऐसे एग्जांपल से समझिए कि लेट्स से कोई बैंक है, उसने किसी एंटिटी को, किसी सर्विस प्रोवाइडर को बोला कि यार मेरे जो एम्प्लॉइज हैं, उनके यार पेरोल का काम, बेसिकली किस तरह से पेमेंट ट्रांसफर होगी, इसका काम तुम देखो, कैसे देखना है, क्या डेटा देना है, क्या ट्रांसफर करना है, ये सब किसके पास है, ये सारा बैंक के पास है कि कौन सा डेटा देना है पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर को, वगैरह वगैरह। तो ऐसे केसेस में डेटा कंट्रोलर कौन हो गया, बैंक हो गया। डेटा प्रोसेसर कौन हो जाएगा, वो पर्टिकुलर पेरोल सर्विस प्रोवाइडर हो जाएगा। तो ये हुआ डेटा फिड्यूसरी एंड डेटा प्रोसेसर में डिफरेंस। लेकिन अब डेटा किसका यूज हो रहा है, जैसे मैंने कहा इंडिविजुअल का डेटा यूज हो रहा है, और इस पर्टिकुलर इस पूरे एक्ट में सिर्फ और सिर्फ डिजिटल पर्सनल डेटा है। तो दैट मीन इंडिविजुअल्स का डेटा ही मान्य है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर इंडिविजुअल्स का डेटा यूज हो रहा है, तो इंडिविजुअल्स को क्या कहा गया एक्ट के अंदर, दे आर बीइंग कॉल्ड एज डेटा प्रिंसिपल। अब डेटा प्रिंसिपल कह लें, या फिर दूसरे, अगर दूसरे जुरिस्डिक्शन की बात करें, तो इन्हीं डेटा प्रिंसिपल को डेटा सब्जेक्ट बुलाया जाता है। तो इनको कुछ राइट्स दिए गए। ठीक है, लेट्स डिस्कस अबाउट द राइट्स ऑफ डेटा प्रिंसिपल। देखिए, डेटा प्रिंसिपल्स को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं, और ये सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस से गवर्न है। जैसे वन ऑफ द राइट इज राइट टू विथड्रॉ, राइट टू गिव कंसेंट। तो बेसिकली इन अ जनरल लैंग्वेज अगर हम समझें, तो अब ये डेटा प्रिंसिपल के पास राइट है कि वो कहाँ कंसेंट देना चाहता है उसके डेटा के लिए, या कहाँ, कहीं कहाँ नहीं। ऐसे मानिए कि अभी तक आप कोई भी वेबसाइट लॉगिन करते थे, तो आपने बहुत ज्यादा आमतौर पे देखा होगा कि वहां पे वो आपको एक पेज एकदम से पॉपअप करते हैं, और जहां पे आप आई एग्री करते हो तभी उस वेबसाइट के अंदर जा पाते थे। लेकिन डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट ने ये सब मना कर दिया। व्हाट दे सेड कि नो भाई ना, ये नहीं हो पाएगा यहाँ पे। यहाँ पे अब आपको अगर किसी इंडिविजुअल की कंसेंट चाहिए, तो उन्हें पर्टिकुलरली बता के लेना पड़ेगा। सो अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि आई अग्री एंड whoever landed on that particular website, उसको अब he has consented या he has consented कि भाई हाँ मेरा डेटा आप यूज कर सकते हो। नहीं, आप उनका क्या डेटा लेने वाले हो, और उसके लिए वो क्या कंसेंट दे रहे हैं या नहीं, ये एक्सप्रेसली उस वेबसाइट में शो होगा। तो बेसिकली अगर लेट्स से आप कोई पर्टिकुलर उनसे कंसेंट ले रहे हो, तो उस कंसेंट के लिए आपको स्पेसिफिकली उनसे टिक बॉक्स करवाना पड़ेगा। देन ओनली इट विल बी कंसीडर्ड कि उन्होंने कंसेंट दिया है। अदरवाइज गॉन आर द डेज कि जहाँ पे वो आप सिर्फ आई एग्री करो एंड वो लोग जैसा चाहे आपका डेटा यूज कर सकते थे। अब ऐसा नहीं होगा। तो दिस इज वन ऑफ द राइट, राइट टू गिव कंसेंट डेटा प्रिंसिपल वेस्ट होता है। अब लेट्स से कि डेटा प्रिंसिपल ने आज तो कंसेंट दे दिया, उसको लग रहा है कि भाई ये जो मैंने कंसेंट दी है यार, अब ये ज्यादा हो रहा है। जैसे मैंने उनको ये कंसेंट दे दी थी कि ठीक है आप मेरी कुकीज स्टोर कर लो। अब कुकीज स्टोर करने से अननेसेसरी बहुत ज्यादा वेबसाइट में अब उसी से रिलेटेड, आपको जो भी आप सर्च कर रहे हो उसी से रिलेटेड एडवर्टाइजमेंट आ रहे हैं, आपको व्हाट्सएप में आ रहे हैं, अलग अलग जगहों पे आ रहे हैं। तो आपने सोचा कि नहीं भाई मुझे अब विड्रॉ करनी पड़ेगी, अब मुझे इनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो राइट टू विड्रॉ की आपके पास ये है कि आपने जो कंसेंट दिया है आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। देन देयर आर अदर कंसेंट आल्सो, जैसे राइट टू फॉरगेटन। अगर आप चाहते हो कि आपका डेटा पूरी तरीके से डिलीट कर दिया जाए किसी वेबसाइट पे कहीं से भी, तो आप वो कीप आउट कर सकते हो। तो इस तरह के डेटा प्रिंसिपल्स राइट्स दिए गए हैं टेक्स्ट के अंदर, दैट इज वेरी वेरी गुड फॉर द जनरल यूजर्स। इसके अलावा ना फोर्थ थिंग इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड दैट इज नोन एज कंसेंट मैनेजर। अब यार ये बहुत न्यू कंसेप्ट आया है कंसेंट मैनेजर्स का। इसमें अगर मैं आपको बताऊं, तो कंसेंट मैनेजर्स का रोल ऐसा है इसमें कि अभी तक जैसे मैंने बताया कि क्लिक रैप अग्रीमेंट से, जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने किसी भी वेबसाइट को ओपन किया, और उसमें उन्होंने दे दिया कि ठीक है इफ यू डू आई एग्री देन हम जैसा चाहे आपका डेटा यूज कर सकते हैं। लोगों को लगा कि यार जो इसकी ड्राफ्टिंग कमिटी में थे, उनको लगा कि यार ये तो बहुत प्रॉब्लमैटिक है। एंड इंडिया की अगर बात की जाए, तो बहुत सारे ऐसे लिटरेट लोग भी हैं जो बहुत जो दे नो अबाउट व्हाट कैन बी लीगल, वो भी डायरेक्टली आई एग्री कर देते हैं। तो ऐसे कैसे किया जाए, क्या हम वेबसाइट्स में ऐसा करें क्या कि वेबसाइट में हम लोग ग्रेडिंग देने लगे कि ओके यार दिस इज ए प्लस ग्रेडिंग, तो आप इसको फ्रीली डेटा दे सकते हो, आप इनकी कुछ भी अगर आई एग्री टाइप कुछ भी आ रहा है तो उसको आप फ्रीली कर सकते हो। तो उसमें कंक्लूजन नहीं पहुंचा, लेकिन फिर एक आइडिया आया कि यार एक काम करते हैं, कंटेंट मैनेजर बना देते हैं। तो कंटेंट मैनेजर में क्या होगा कि आप इससे आप किसी सर्विस प्रोवाइडर को अपॉइंट करते हैं, एंड आप सर्विस प्रोवाइडर को बता देते हैं कि मेरा जो डेटा की परमिशन है वो यहाँ यहाँ तक ही लिमिटेड रहेगी।
तो अब ये कंटेंट मैनेजर के ऊपर है कि आप किसी भी वेबसाइट में एंटर करते हैं, कहीं भी किसी कंपनी की साइट में एंटर करते हैं, तो उससे ज़्यादा जितनी उसको परमिशन दी गई है, उससे ज़्यादा वो आपका डेटा लेने नहीं देगा। अब इससे डेटा प्रिंसिपल्स मतलब डेटा यूजर्स जो अपना डेटा दे रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ईज़ी हो गया, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए टफ हो गया कि ये जो कंटेंट मैनेजर है, अब अगर कल को कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो वो डेटा प्रिंसिपल से ना जाकर के डेटा सॉरी कंटेंट मैनेजर से बात करेंगे। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो कंटेंट मैनेजर है, कंपनी को भी दिस हैज टू मेक श्योर दैट कि ये जो कंटेंट मैनेजर है दैट विल नॉट बी बॉट, वो कोई इंडिविजुअल या एंटिटी ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एआई रोबोट है कि कल को कुछ भी क्लेम करने के पहले कंपनी को पता चलता है कि कंटेंट मैनेजर तो इंडिविजुअल थे नहीं, दे वर जस्ट अ बॉट। इसके अलावा अब ये सारी चीजों से देखकर लगता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो कंपनी स्ट्रिक्ट हुई है, पर क्या ये जो पर्टिकुलर पेनाल्टी है ये किसको मिलेगी? तो सबसे पहले अगर बात करें पेनाल्टी की, तो आपको को पता होना चाहिए कि इस एक्ट के थ्रू ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म दिया गया है। मतलब कोई भी कंपनी एक उनको एक फोरम बनानी पड़ेगी कि कल को कुछ भी डिस्प्यूट क्रिएट होता है, यूजर्स कुछ भी कंप्लेंट करते हैं कि यार उनका डेटा सही तरीके से यूज नहीं हो रहा है या फिर उनका डेटा ब्रीच हो रहा है, तो इसके लिए हर कंपनी में एक मैकेनिज्म रेडी होना चाहिए कि वो लोग पहले डेटा प्रोटेक्शन ऑफिसर को करेंगे, फिर उनके बाद क्या एक्शन होगा। अगर लेट्स से उन लोग ये मैकेनिज्म नहीं बनाते हैं या फिर कोई मेजर डेटा ब्रीच हो जाता है ऐसे मैकेनिज्म के बाद भी, तो कंपनी को 250 करोड़ तक की पेनल्टी से पेनलाइज किया जा सकता है। अब मान लीजिए कि कोई डेटा ब्रीच होता है, किसी यूजर का डेटा ब्रीच होता है और उस कंपनी में कुछ पेनल्टी लगाई जाती है, तो ये तो पेनल्टी का पैसा क्या यूजर्स को मिलेगा? ये नहीं, कुछ भी पेनल्टी या कुछ भी कंपनसेशन का जो भी पैसा आता है वो सीधा गवर्नमेंट के पास जाएगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे यूजर्स को भी थोड़ा सा संभाला गया है कि वो लोग वेबसाइट से फॉल्स क्लेम कंपनी के खिलाफ फाइल ना करें। अगर ऐसा पाया जाता है कि किसी यूजर ने फॉल्स क्लेम फाइल किया है किसी कंपनी के अगेंस्ट में विद एनी मोटिव, तो उस केसेस में 10,000 तक का जुर्माना उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को भी लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था मेजर डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन है। होप यू लाइक दिस वीडियो, और अगर इससे जुड़े हुए आपके कुछ भी क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। मैं फिर उस पर्टिकुलर टॉपिक में एक नया वीडियो बनाऊंगा। एंड तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ अचिंत गोयल और लाता रहूंगा आपके लिए ऐसे ही नए नए